आपने जूम रखना है इसी के ऊपर ही। ऑडिट प्रोसीजर्स मस्ट बी डिजाइंड to respond to the specific risk of material misstatement identified to each individual client in the exam. You should make your answer specific to the scenario, यानी कि इतना generalize नहीं करना. It is highly likely the scenario focuses on a specific risk such as valuation, recoverability. Therefore, audit procedures must focus on these features rather than general. कुछ बच्चे unfortunately इतना कुछ समझाने के बाद भी जनरल सी बातें लेके आ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ज़रा गौर कीजिएगा, बैड आंसर क्या है? चेक सैंपल ऑफ एसेट्स। उधर जाके पढ़े। कितना फ़र्क है दोनों आंसर्स में? फ़र्क है या नहीं? एक तरफ हम कह रहे हैं कि जनाब बस एसेट्स के सैंपल में से कोई भी एसेट निकाल कर देख लो, एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम सैंपल ऑफ एसेट्स लेंगे फ्रॉम नॉन करंट एसेट रजिस्टर और फिर उसको क्या करेंगे? फिजिकली इंस्पेक्ट। अब ये बैड आंसर क्यों है? द बैडली वर्डेड प्रोसीजर इज नॉट सफिशिएंटली डिस्क्राइबिंग व्हाट फ्रॉम विच पॉपुलेशन शुड द सैंपल बी सेलेक्टेड। आपने कहा है कि आपने क्या कहा है? सैंपल, मगर कहाँ से ये नहीं बताया। हाउ शुड द ऑडिटर्स चेक द एग्जिस्टेंस, ये भी नहीं बता पाए। व्हाट आर द एसेट्स बीइंग चेक्ड फॉर, क्यों, पर्पस, असर्शन भी आप उसको डिफाइन नहीं कर सके। और वो गुड क्यों है? क्योंकि ये क्लियरली बता रहा है सैंपल लिया कहाँ से है, उसको चेक कैसे किया है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी कि उसकी रेलिवेंट असर्शन क्या थी। तो जब भी आपको कहा जाए कि आपने बनाने हैं प्रोसीजर्स, तो आपने कोशिश करनी है कि आप ये सारी बातों को दिमाग में रख के ये सारा काम करें। जज्बाती हो के गलत काम करने से बेहतर है कि आप एक दफ़ा सोच लें, समझ लें कि आप बनाने क्या जा रहे हैं, लिखने क्या जा रहे हैं, और फिर उसके मुताबिक अपने अल्फाज का चुनाव बड़ा अच्छा करें। ये बहुत ज़रूरी है अगर आप यहाँ से अच्छे नंबर हासिल करना चाहते हैं। तो एक और एग्जांपल करते हैं, ज़रा बैड आंसर पर है। परफॉर्म अ रिसीवेबल सर्कुलराइजेशन ऑफ सैंपल ऑफ कस्टमर्स टू कंफर्म, यानी कि ये बात कर एक्सटर्नल कंफर्मेशन की कि वो एग्जिस्टेंस है या नहीं है। अब देखें अल्फाज, इंस्पेक्ट पोस्ट ईयर एंड बैंक स्टेटमेंट्स टू आइडेंटिफाई इफ पेमेंट्स हैज़ बीन रिसीव्ड पोस्ट ईयर, यानी कि ईयर के बाद, एंड इफ सो एग्री द अमाउंट टू द ट्रेड रिसीवेबल्स अकाउंट एट द ईयर एंड। यहाँ पे फिर वही मसला, आपने रेलिवेंट असर्शन का जिक्र नहीं किया, और यहाँ पे ये वेल एक्सप्लेन क्यों है? क्योंकि ये रेलिवेंट असर्शन का जिक्र कर रही है। तो आप जो भी बना रहे हो प्रोसीजर, खुदारा उसको असर्शन से जोड़ दिया करें कि आप वेरीफाई क्या करने जा रहे हैं। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि हेडिंग दे दिया करें तमाम असर्शंस की, उसके बाद वन वन करके आप अपने प्रोसीजर्स को लिखा करें। अगर ऐसा नहीं करना, विदाउट हेडिंग चलना है, तो फिर हर प्रोसीजर के अंदर ज़रूर बताएं कि ये रेलिवेंट प्रोसीजर किस असर्शन के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। पढ़े जरा। An audit procedure should be a clear instruction of how the audit evidence is so to be gathered. What needs to be done, करना क्या है, how it should be done, why it should be done। ये तीनों जवाब आपके उस प्रोसीजर में होने चाहिए कि आप करने क्या वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, और आप इससे क्या मकसद हासिल करेंगे। In other words, it should describe what needs to be done, how it should be done, and why it should be done। ये तो वही बात हो गई। Read the procedure and consider। देखें थीम क्या, जब आप अपने प्रोसीजर्स बना रहे हो तो आपने ये सोच के बनाना है कि एक लेमैन कौन होता है? आम आदमी भी आपकी बात को समझ सके।
तो अगर आपके दिमाग में बस ये कुलिया बैठ जाए कि मैंने समझाने की नीयत से बनाने हैं प्रोसीजर्स, तो फिर कोई मसला आने वाला नहीं। अब आ जाए, ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट होता है और अप्रोप्रिएट होता है। सफिशिएंसी मींस क्वांटिटी और अप्रोप्रिएटनेस मींस क्वालिटी। अब इसमें दो बातें होती हैं, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। तो रेलेवेंट क्या है? दैट देयर शुड बी अ लॉजिकल कनेक्शन विद द पर्पस ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर। और रिलायबिलिटी क्या है कि जहाँ से हम हासिल कर रहे हैं प्रोसीजर या वो सैंपल, वो एरिया ठीक है भी या नहीं। तो रिलायबिलिटी को फर्दर हम लोग मेजर करते हैं इन 5 बातों से। डिट को पहला क्या था? डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में होना चाहिए। दूसरा, इंडिपेंडेंट सोर्स से आया हो। तीसरा, डायरेक्टली ऑब्टेन्ड बाय ऑडिटर। चौथा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। एंड पांचवा, कंट्रोल्स इफेक्टिव। तो ये 5 जनरलाइजेशंस ऑफ ऑडिट भी कहलाती हैं। कितनी? 5। फिर हमें पता है कि हम अपने प्रोसीजर्स को इन 7 कैटेगरीज में डिफाइन कर लेते हैं। पहली 3 कैटेगरी ये हम नॉर्मली करते हैं, अगली 2 कैटेगरी बी और अगली 2 कैटेगरी सी। पहले 3 में क्या है? इंस्पेक्शन। सर इंस्पेक्शन होती है फिजिकली चेक करना रिकॉर्ड्स को, एसेट्स को, डॉक्यूमेंट्स को। इंस्पेक्शन हमेशा डॉक्यूमेंट्स की होती है, चीज़ की होती है, सब्जेक्ट मैटर की होती है। ऑब्जर्वेशन, किसी को काम करते हुए देखना और ये डिसाइड करना कि वो तमाम काम ठीक से कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ऑब्जर्वेशन में सिर्फ आपकी आंखों का कमाल होता है और कुछ नहीं। आपने ऑब्जर्व करना होता है कि वो काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा। तीसरा क्या है दोस्त? इंक्वायरी। इंक्वायरी में आपकी ज़बान चलती है, आप नॉलेजेबल पर्सन से पूछते हैं कि जनाब इंफॉर्मेशन ठीक है या नहीं। ये बंदा कैन बी फ्रॉम विद इन द एंटिटी एंड इट कैन बी फ्रॉम आउटसाइड द एंटिटी। रीकैलकुलेशन इज चेकिंग द मैथमेटिकल एक्यूरेसी एंड रीपरफॉर्मेंस इज दोबारा से उसके लगाए हुए प्रोसीजर्स को इम्प्लीमेंट करके देखना कि उसका काम ठीक है या नहीं। फिर ख़त भेजने हैं तो थ्रू एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, और जब आपने रेशोज़ देखनी है तो इट्स डन थ्रू एनालिटिकल प्रोसीजर। आई होप यहाँ तक तो कोई मसला नहीं। एक दफ़ा ज़रा इसको भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, क्या लिखा हुआ है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या कह रहा है। हमारे पास 2 तरह के होते हैं मेन प्रोसीजर्स। पहला है टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, दूसरा है सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव की 2 किस्में होती हैं, टेस्ट ऑफ डिटेल और एनालिटिकल। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आर डिजाइन टू एवेलुएट द कंट्रोल सेटअप बाय द मैनेजमेंट। सब्सटेंटिव हमें हेल्प करते हैं टू डिटेक्ट मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स। ये पढ़े। कहता है ऑडिटर विल कैरी आउट टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स टू असेस द सिस्टम अंडर ऑडिट इफ दोज टेस्ट शोज दैट द सिस्टम इज वर्किंग परफेक्टली इफेक्टिवली। तो हमें कम काम करने की ज़रूरत है, बट अगर रिजल्ट ये शो करते हैं कि कंट्रोल्स वीक है तो फिर हमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा। ये सिंपल लॉजिक दी हुई यहाँ पे। असर्शंस, द कॉन्सेप्ट ऑफ असर्शंस। हमारे पास कुल मिला के 5 सवाल होते हैं जिनका हमने आंसर तलाश करना होता है। पहला है क्या वो चीज़ मौजूद है या नहीं, तो हम वेरीफाई करते हैं क्या? एग्जिस्टेंस। और दूसरी तरफ अगर इनकम स्टेटमेंट हो तो क्या वेरीफाई करते हैं? अकरेंस। क्या कंप्लीटली रिकॉर्ड होगी? तो कंप्लीटनेस। क्या करेक्ट अमाउंट पे रिकॉर्ड हुई? तो अगर मैं एसेट्स में हूँ, लाइबिलिटीज़ में हूँ, इक्विटी में हूँ तो एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, एलोकेशन। और अगर मैं इनकम स्टेटमेंट में हूँ तो मैं क्या वेरीफाई करता हूँ? एक्यूरेसी। रेलेवेंट है तो राइट्स ऑन ऑब्लिगेशंस, और यहाँ पे कट ऑफ। डिस्क्लोज प्रॉपर्ली हुआ है तो क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन। अगर आप गौर करें तो ऊपर चेंज है,
यहाँ पे एग्जिस्टेंस है, यहाँ पे अकरेंस है। नीचे को मैं चेंज वैसे नहीं मानता, इट इज़ प्योर एक्यूरेसी। नीचे डिफरेंट है, यहाँ पे राइट्स और यहाँ पे कट ऑफ। हाँ जी, उसके बाद एग्जिस्टेंस है क्या, कि क्या एसेट्स लायबिलिटी इक्विटी मौजूद है या नहीं। राइट्स क्या है, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल है या नहीं। कंप्लीटनेस, कोई चीज़ रिकॉर्ड होने से रह तो नहीं गई। एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, एलोकेशन, अमाउंट ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन, जहाँ पे आना चाहिए वहाँ पे रेलिवेंट बात को दिखाया है या नहीं दिखाया। एक्यूरेसी में क्या है, अप्रोप्रिएट अमाउंट्स, वैल्यूएशनों का मसला तो नहीं है। और एलोकेशन, क्या उसकी एडजस्टमेंट्स ठीक तरीके से हुई हैं या नहीं हुई, फ़र्क है। क्लासिफिकेशन में हम एसेट्स और लायबिलिटीज़ में नॉन करंट, करंट में रखते हैं। ये जो एलोकेशन है, ये जो एलोकेशन है, इससे R&D, रिसर्च में कितना जाना है, डेवलपमेंट में कितना जाना है, ठीक, करेक्ट अकाउंट में कितना जाना है। फिर हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में कौन कौन सी आती हैं, अकरेंस, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हुई हैं या नहीं हुई। वहाँ पे क्या था, ट्रांजैक्शंस एग्जिस्ट करती या नहीं करती। कंप्लीटनेस वही है, एक्यूरेसी भी वही है। कट ऑफ, क्या ये हमारे अकाउंटिंग पीरियड से ताल्लुक़ रखता है या नहीं रखता। यस, याद रखो के दोस्त। तो क्या कट ऑफ, क्या ये हमारे पीरियड का है या नहीं, अगले साल का तो नहीं, पिछले साल का तो नहीं है, वो हम करते हैं। सर यहाँ तक मुझे बताइए, कहानी समझ आती है। Transaction and events are appropriately aggregated or disaggregated and clearly described and related disclosures are relevant and understandable। कहना ये चाह रहा है, जब आप उसको क्लासीफाई कर रहे हो तो आप कुछ खर्चों को जोड़ के बताते हो, कुछ खर्चों का मज़ीद ब्रेकअप करके बताते हो। अच्छा, यहाँ तक ये बेस है टू मेक सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। इससे ऑनवर्ड्स अब डिफरेंट एरियाज आएंगे और हमें सोच सोच के सारे काम करने होंगे। तो आई वुड फर्स्ट लाइक कि आपको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए। आई एम गिविंग यू 10 मिनट्स। नॉन करंट एसेट्स के प्रोसीजर्स जो जो जहन में आते हैं अकॉर्डिंग टू दीज असर्शंस, पहले एक दफ़ा खुद से बनाने की कोशिश करें। नॉन करंट एसेट्स, 10 मिनट आपके पास, और ये कागज़ पे बनाने हैं, ये दिमाग में सोचना नहीं है, ये प्रॉपर आपने बनाने हैं। आप माइंड में फोकस रखें, बनाइए। आपको एक टिप दूं सब्सटेंटिव को लेके, इसको दिमाग पे हावी ना करें। अक्सर बच्चे ना इसको इतना सोचते हैं कि जी ये तो हम कभी बना नहीं पाएंगे, ये तो बहुत मुश्किल है, और इसमें पता नहीं कौन सी अजियत आ जाती है। इसको जितना इजी वे में लेके चलेंगे, यकीन मानिए इससे आसान टॉपिक कोई नहीं है। पूरे ऑडिट में अगर कोई मुझसे पूछा ना आसान तरीन टॉपिक कौन सा, वो ये है। इसमें कुछ नहीं रटना, कुछ नहीं पढ़ना, बस सोचना। अल्लाह कर नहीं, वो भी इसके मुकाबले वो भी मुश्किल है। उसमें फिर भी आपने थ्रेड के बारे में सोचना है, यहाँ पर सोचना है कुछ नहीं, बस कहानी बनानी है। तो एक अच्छी कहानी अगर आप बना सकें ना, हाँ जी चलें, आए ज़रा। हाँ जी, अच्छी बात है कि इस तरह करें, हेडिंग खोलना, उसके नीचे उसका रेडिमेंट लिखता जाए। अगर हेडिंग नहीं खोलनी तो फिर उसके बाद बताएं कि मैं ये क्यों लिख रहा हूँ और किस लिए लिख रहा हूँ। हाँ जी, प्लीज़ लिसन। जब मैं बात करता हूँ किसकी, नॉन करंट एसेट्स की,
तो नॉन करंट एसेट्स के केस में ओके अच्छा, नॉन करंट एसेट्स के केस में जो काम की असर्शंस हैं वो ये चार हैं। पहली कौन सी है? एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। इंपॉर्टेंट पांचों ही हैं, मगर जो नॉर्मली यूज होती हैं वो ये चार। सोर्सेज ऑफ एविडेंस में कहाँ कहाँ से एविडेंस लेके आ सकता हूँ? नॉन करंट एसेट रजिस्टर को यूज़ कर सकता हूँ, परचेज इनवॉइसेस को देख सकता हूँ, सेल इनवॉइस को देख सकता हूँ, मैं फिजिकल एसेट्स को देख सकता हूँ, ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स, रीवैल्यूएशन। ये जनरलाइज टर्म्स में लिखे हुए हैं कि जो जहाँ जहाँ से मैं एविडेंस हासिल कर सकता हूँ। अब मुझे अगर इसके बनाने हैं प्रोसीजर्स, तो सबसे पहले मुझे हेडिंग खोलनी है किसकी? एग्जिस्टेंस की। सबसे पहले मैंने क्या लिखना है? एग्जिस्टेंस। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग एन ऑडिटर, मैंने वेरीफाई करना है कि ये एसेट जो किताबों में लिखा आ रहा है वो मौजूद है या नहीं। तो जब मैंने मौजूदगी देखनी है तो आंखों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं फिजिकल जाके क्या कर लूँगा? इंस्पेक्ट। मैं फिजिकल जाके क्या कर लूँगा दोस्त? इंस्पेक्ट कर लूँगा। और जब मैं इंस्पेक्शन कर ही रहा हूँ तो साथ ही साथ एक चीज़ और भी वेरीफाई कर लूँगा कि वो जो एसेट है, ये जो एसेट है वो किस वर्किंग कंडीशन में है। किस वर्किंग कंडीशन, मेरी एग्जिस्टेंस पूरी हो जाती। जाके मैंने क्या कर लिया? फिजिकली इंस्पेक्ट, और मैंने क्या कर लिया? कंडीशन देख ली। यहाँ पे एक अक्सर जो बच्चे नॉर्मल गलती करते हैं वो इसकी जगह लिख देते हैं मैं जाके फिजिकली ऑब्जर्व कर लूँगा। ये गलत है। हालांकि अगर मैं अंग्रेज़ी की टर्म्स में देखूँ तो ठीक है, मगर ऑडिट की टर्म में इंस्पेक्ट का मतलब और ऑब्जर्व का मतलब फ़र्क है। अगर आपने कोई काम होता हुआ देखना है तो ऑब्जर्वेशन है, जैसे इन्वेंट्री काउंट, फिक्स एसेट काउंटिंग, फिक्स एसेट टैगिंग, ये कैसे हो रही है। बट जहाँ पे आपने उस नॉन करंट आइटम को जाके देखना है कि वो मौजूद है या नहीं, ये एसी मौजूद है या नहीं, दिस इज़ माय फिजिकल इंस्पेक्शन। और साथ ही मैं क्या देख लूँगा? वो रेलिवेंट कंडीशन जिसमें वो एसेट इस वक्त मौजूद है। अच्छा, अगला स्टेप क्या है? कंप्लीटनेस। अगला है कंप्लीटनेस। सर जी, कंप्लीटनेस सबसे पहली चीज़ देखें, आपको क्या ख्वाब आई थी बीइंग ऑडिटर कि आपने किसको वेरीफाई करना? नहीं। आपने मैनेजमेंट से क्या मांगा होगा? फिक्स्ड एसेट लिस्ट या फिक्स्ड एसेट रजिस्टर, ये मांगा होगा। इस रजिस्टर में से आपने चूज किया होगा क्या? सैंपल, जिसको आप वेरीफाई करने के लिए गए। कहाँ पे? इंस्पेक्शन में। ये लिस्ट, ये रजिस्टर मुकम्मल है या नहीं, कंप्लीट है या नहीं। कंपनी में ये होता है कि दो तरफा डॉक्यूमेंट क्रिएट किया जाता है। एक कहलाता है फिक्स एसेट रजिस्टर, एक कहलाता है फिक्स एसेट स्केड्यूल या लेजर। एक होता है फिक्स एसेट स्केड्यूल, एक होता है दोस्त फिक्स्ड एसेट स्केड्यूल। कंप्लीटनेस के लिए हमेशा एक टोटका याद रखिएगा कि कंप्लीटनेस हमेशा रिकंसाइल से ठीक होती है। इसमें आपने हमेशा क्या करना है? रिकंसिलिएशन करनी है। दो डॉक्यूमेंट्स को, दो चीज़ों को आपस में मिला के देखना है कि क्या ये टैली हो रहा है या नहीं हो रहा, टैली हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर इसमें टैली रजिस्टर और स्केड्यूल को करेंगे? हाँ जी, इसमें आप करेंगे रजिस्टर को स्केड्यूल के साथ टैली करेंगे। स्केड्यूल में क्या होता है? स्केड्यूल में क्या होता है?
अगर आपने बचपन में कभी रिपोर्टिंग पढ़ी हो तो आपने नॉन करंट एसेट का डिस्क्लोजर कभी बनाया होगा, ओपनिंग बैलेंस, एडिशंस, डिस्पोजल, क्लोजिंग बैलेंस, फिर डेप्रिसिएशन, ओपनिंग, ये वो चीज़ होती है। आप टी अकाउंट भी लेजर कह दें, टी अकाउंट की जगह पे। अच्छा वर्ड। अच्छा, तीसरा क्या है मेरे पास, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। ये नॉन करंट एसेट मेरा ही है। तो अगर तो ये नॉन करंट एसेट कोई लैंड है, कोई बिल्डिंग है, तो उसके प्रॉपर्टी के पेपर्स को मैं इंस्पेक्ट कर लूँगा। गाड़ी है, कोई और मशीनरी है, तो जहाँ से ख़रीदी है उसके डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट किया जा सकता है कि क्या वो मेरे नाम पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। मेरे नाम पे आ रहे हैं, इट मीन्स कि वो एंटिटी की प्रॉपर्टी है। मेरे नाम पे नहीं आ रहे, इट मीन्स वो एंटिटी की प्रॉपर्टी नहीं। फिर एक्यूरेसी, वैल्यूएशन और एलोकेशन। यहाँ पे दोस्त, यहाँ पे इट इज़ प्योर अकाउंटिंग, प्योर अकाउंटिंग। यानी कि यहाँ पे जब भी मैंने आना है तो मैंने IAS 16 की बातें आके शुरू कर देनी है। लैंड एंड बिल्डिंग कंफर्म करूँगा कि क्या उसकी परचेज कॉस्ट ठीक से आ रही है या नहीं आ रही। इक्विपमेंट व्हीकल्स है, अगेन चेक करूँगा कि जो परचेज इनवॉइस है उसके ऊपर जो कॉस्ट लिखी हुई है वो मुनासिब है या नहीं। फिर अगर तो वो मेरा एसेट रीवैल्यू हो सकता है तो उसकी आज की मार्केट वैल्यू क्या है वो देखी जा सकती है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। फिर उस नॉन करंट एसेट ने बाद में क्या होना, सब्सिक्वेंटली डेप्रिशिएट और इम्पेयरमेंट भी उसकी चेक की जा सकती है। तो जब भी आप एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, एलोकेशन में आएंगे, सिंपल आपने अकाउंटिंग वाली बातें करनी शुरू कर देनी है, जितनी मैक्सिमम कर सकते हैं, जितनी मैक्सिमम कर सकते हैं। और एंड पे क्या है, क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन, कि इसको सही अकाउंट में क्लासिफाई किया और इसके तमाम डिस्क्लोजर्स ठीक से आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सिंपल मैं आपको बताऊं, दो बातें यहाँ पे हैं, दो बातें यहाँ पे हैं, चार पांच बातें यहाँ पे हैं, दो बातें यहाँ पे हैं, कितने हो गए, दो चार छः, छः चार 10, दो बातें यहाँ पे हैं 12। इसको बढ़ाया जा सकता है, किसको, ये इसको। तो इसमें जितनी भी अच्छी अकाउंटिंग आती है लिखते हैं, आपके प्रोसीजर्स ऑटोमेटिकली बनते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई बात नहीं आती है, फॉर एग्जांपल कोई स्टैंडर्ड ऐसा आ जाता नहीं है तो जनरलाइज कर दें कि ये स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हर चीज असल में आपको चीज़ ऐसी है ही नहीं जो कि आपको आती ना हो, मैं नहीं ऐसे मानता। अनलेस कि आयकर आपसे कह दे IFRS 15 के बनाए प्रोसीजर्स, वहाँ पे मैं आपकी बात को समझ सकता हूँ। मगर 16, IS2, 23, ये वो स्टैंडर्ड्स हैं जो कि बच्चों को आने चाहिए। इसके बगैर पेपर थोड़ा सा मुश्किल है पास करना। अच्छा, अब इसमें एक बात और सुन लें, जब रिपोर्ट्स के साथ इसका सवाल आता है प्रोसीजर्स का, एक पार्ट में बताएगा कि आप कौन से लगाएंगे प्रोसीजर्स, बी पार्ट में रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस बता दें। तो जब वो रिपोर्ट्स के अंदर आपसे पूछता है प्रोसीजर्स, तो आपने सिवाय एक्यूरेसी, वैल्यूएशन, एलोकेशन के और कहीं नहीं जाना। क्योंकि जब वो रिपोर्ट्स का हिस्सा बना के पूछ रहा है, इट मीन्स कि वो एग्जिस्ट करता है, इट मीन्स कि वो कंप्लीट होगा। आपसे वो पूछना क्या चाह रहा है उस वक्त, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग पूछना चाह रहा है। क्या पूछना चाह रहा है, सिर्फ आपसे अकाउंटिंग। तो जो सवाल पार्ट ए पार्ट बी बन के रिपोर्ट्स के साथ लिखे होते हैं, उनको ज़रा आपने ध्यान से एक दफ़ा देख ज़रूर लेना। चलिए आपको फिर से 5 मिनट देता हूँ, इन्वेंट्री के बनाए ज़रा प्रोसीजर्स, प्लीज़ इन्वेंट्री के बनाइएगा। इसी तरह इन्हीं हेडिंग्स के साथ इन्वेंट्री।
नहीं बताता हूँ। अभी आप किसकी बात कर रहे हैं? इन्वेंट्री की। अब मज़े की बात यह है कि जो बातें फिक्स एसेट्स में लिखी हुई हैं ना, एग्जैक्टली वही बातें आप उठा के कहाँ लिख सकते हैं इन्वेंट्री में। डिफरेंस कहाँ कहाँ आएगा? यहाँ पे IS2 आ जाएगा, ठीक है। इन्वेंट्री को भी आपने क्या करना है, फिज़िकली जाके इंस्पेक्ट करना है। हाँ, इन्वेंट्री के केस में जब मैं कंप्लीटनेस की बात करता हूँ तो इन्वेंट्री का केस मुझे ये कहता है कि एक तरीक़ेकार होता है एल्फ। ये क्या है? एल्फ। एल्फ मीन्स छोटा बच्चा जिसका कद छोटा हो, बोना। एल्फ इज कि अगर आपने वेरीफाई करनी है क्या, तो आप मूव करेंगे फ्रॉम लिस्ट टू फ्लोर। और अगर आपने वेरीफाई करनी है कंप्लीटनेस, तो जो आपको मैनेजमेंट ने लिस्ट दी होगी आप अब मूव करेंगे फ्लोर टू लिस्ट। यानी कि लिस्ट पे जो सामान लिखा हुआ है फ्लोर पर देख लिया कि वो मौजूद है या नहीं है, फिर फ्लोर पे देखा सामान कौन कौन से पड़े हुए हैं और देखा कि लिस्ट मुकम्मल है या नहीं। लिस्ट मुकम्मल है या नहीं। तो इवन मज़े की बात यह है कि फिक्स एसेट्स के अंदर भी जहाँ भी हमने कहा था कि हम सैम्पल बेसिस पे काम करेंगे, यहाँ पे भी आप सैम्पल बेस पे काम कर रहे हैं। वहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि मैनेजमेंट से लिस्ट लेंगे, यहाँ पे भी आप उनसे क्या ले रहे हैं, लिस्ट ले रहे हैं। यहाँ पे भी आप लिस्ट टू फ्लोर चल रहे हैं, यहाँ पे भी आप जब फिजिकली इंस्पेक्शन कर रहे थे तब भी आप लिस्ट देख के फ्लोर से तो वेरीफाई कर रहे थे कि वो चीज़ मौजूद है या नहीं है। फिर इन्वेंट्री के केस में जो आपके पास पड़ी हुई है वो आपकी है, आपकी चीज़ किसी और के पास पड़ी हुई है वो भी आपकी है, किसी और की आपके पास पड़ी हुई है वो आपकी नहीं। फिर इन्वेंट्री में एक और मसला ये भी होता है कि इन्वेंट्री 3 तरह की होती है, WIP, रॉ मटेरियल और फिनिश गुड। हाँ, इसमें जो वैल्यूएशन वाली बातें हैं एक दफ़ा उसमें NRV का जिक्र आएगा, वहाँ पर जिक्र किसका किया था, इम्पेयरमेंट। अगर कोई ट्रेडिंग बिजनेस हो तो उसके केस में तो उसमें सिर्फ आप लेंगे फिनिश गुड, क्या करेंगे? फिनिश गुड लेंगे सिर्फ। आप उनका परचेज रजिस्टर देख सकते हैं बिल्कुल कि उन्होंने क्या परचेज़ किया, किससे परचेज़ किया, कितना परचेज़ किया। फिर जो इन्वेंट्री वेयर हाउस मैनेजमेंट टीम होगी उन कंपनी की, उससे भी ले सकते हैं। सर अगर सवाल ये चीज़ वेरीफाई ना करे कि ये ट्रेडिंग है या वो दूसरा है, नहीं, सवाल आपको अक्सर बताता है। अगर नहीं बता रहा और नंबर ज़्यादा है तो फिर आपको रॉ मटेरियल के भी बताने हैं, FG के भी बताने हैं और WIP के भी बताने हैं, जैसे ये बताया हुआ है। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो आपसे FG के ही पूछता है, फिनिश गुड्स के पूछता है। डन कर सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ जी, बैंक एंड कैश, बैंक एंड कैश। सर जी, बैंक के पास जो पैसा पड़ा हुआ है, बैंक के पास जो पैसा पड़ा हुआ है उसको वेरीफाई करना है कि वो पैसा कंप्लीट है या नहीं है, वो पैसा एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो सबसे पहले एग्जिस्टेंस देखें। कंपनी कहती है कि जनाब हमारा पैसा इस A बैंक में भी है, B बैंक में भी है, C में भी है, D में भी है। तो एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करने के लिए मुझे हर बैंक के पास जाना है, उनसे कंफर्मेशन लेनी है, उनसे इंक्वायरी करनी है या उनसे ख़त लिख के पूछना है क्या वाकई में इनका अकाउंट आपके पास मौजूद है या नहीं। तो या जाके फ़िज़िकली मुलाकात कर लें या उनको ख़त लिख के पूछ लें, एक्सटर्नली कंफर्म कर लें कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं। कंप्लीटनेस, उन्होंने जो आपको ये लिस्ट प्रोवाइड की है, लिस्ट ऑफ बैंक्स, क्या ये इतनी ही लिस्ट है या इसके अलावा कोई बैंक X और Y और Z भी एग्जिस्ट करता है, इसके बारे में बैंक ने आपको अभी तक बताया नहीं, सॉरी कंपनी ने आपको अभी तक बताया नहीं।
तो कंप्लीटनेस में क्या है कि क्या तमाम बैंक अकाउंट्स आपको बता दिए, बेशक वो भी जिनमें कौन सा बैलेंस पड़ा है स्मॉल, कौन सा बैलेंस पड़ा है ज़ीरो। अकाउंट अगर एग्जिस्ट करता है बेशक बैलेंस ज़ीरो ही क्यों नहीं है, इस लिस्ट में शामिल होना चाहिए, ये लिस्ट कंप्लीट होनी चाहिए। फिर वो पैसा मेरा ही है, किसी और का नहीं है, ये मुझे कंपनी की बैंक स्टेटमेंट से पता चल जाएगा कि उसका मालिक मैं हूँ या नहीं हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी ईयर एंड पर लोन लेके अपने अकाउंट्स को बढ़ा देती है, बढ़ा के दिखाना शुरू कर देती है। तो क्या वो पैसा टेक्निकली मेरा नहीं, तो वो पैसा नज़र आना चाहिए लाइबिलिटी साइड पे, ना कि एसेट साइड पे। तो अगर इन्होंने इस चीज़ को साबित किया हुआ कि जनाब ये जो लोन पे लिया हुआ पैसा ये भी मेरा ही है, तो फिर ये मिसस्टेटमेंट की ज़ुमरे में चीज़ आ जाएगी, दैट विल बी मटीरियल मिसस्टेटमेंट। हाँ, इनका पैसा कौन सा है जो इन्होंने खुद रखवाया हुआ है। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, क्या अकाउंट इस कंपनी के नाम पे है या नहीं। अच्छा, अकाउंट कंपनी के नाम पे नहीं है, अकाउंट डायरेक्टर के नाम पे है, तो फिर ये पैसा भी किसका माना जाएगा, डायरेक्टर का माना जाएगा। तो किसके नाम पे होने चाहिए, कंपनी के नाम पे। फिर वो पैसा जिसके ऊपर आपने कोई एसेट को गिरवी रखवाया हुआ है, कोई लियन क्रिएट किया हुआ है, कोई चार्ज क्रिएट किया हुआ है, इन शॉर्ट प्लेज करवा के पैसा उधार पे लिया हुआ है, तो वो पैसा भी इनका काउंट नहीं होगा, ये इसके राइट में नहीं आएगा। अच्छा, बैंक में पैसा एक्यूरेसी वैल्यूएशन एलोकेशन के मुताबिक तो रीवैल्यू नहीं होता, जो पैसा पड़ा हुआ है वो वही पैसा पड़ा हुआ है। बैंक के केस में भी यही होता है और कैश के केस में भी यही होता है कि जो पैसा हाथ में है वही पैसा हाथ में है, अनलेस कि वो कौन सी करेंसी हो, फॉरेन करेंसी हो। फिर कैश की बात कर लेते हैं, जरा पढ़े। वेयर कैश इन हैंड इज मटीरियल और व्हेन फ्रॉड इज सस्पेक्टेड अ कैश काउंट शुड बी अरेंज्ड टू वेरीफाई द existence. The auditor should make sure that all cash balances are counted at the same time. याद है हम लोगों ने पढ़ा था कि जितनी भी ब्रांचेज हैं उनके ऊपर आपने साइमल्टेनियसली छापे मारने हैं ताकि इन ट्रांजिट कोई कैश मूव ना हो सके। ऑडिटर शुड ऑलवेज बी अकम्पनीड बाय अ मेंबर ऑफ द क्लाइंट स्टाफ। क्यों? कैश का मामला है, कल को हम पे इल्ज़ाम ना लग जाए कि हमने कैश चुरा लिया। और जो भी डिटेल होगी उसको आपने साथ साथ क्या करते जाना दोस्त, रिकॉर्ड करते जाना है। थोड़ा कैश के बनाए जल्दी से, कैश के बनाए 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 जी। सही, इन्वेंटरी के केस में जो राइट एंड ऑब्लिगेशन हमने वेरीफाई करनी है वो कॉस्ट अकाउंट से किस तरह होगी? किससे? कॉस्ट अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए। देखो, जो आप WIP है ना आपका, वो तो आपका ही है, वो तो किसी और का है नहीं। तो FG के केस में बस ये देखना होता है आपने कि इन्वेंट्री किसकी आपके पास पड़ी है, किसकी आपके पास पड़ी और आपकी किसके पास पड़ी हुई है। बाकी उसमें कॉस्ट अकाउंट्स का इतना खास ताल्लुक नहीं है। बनाएं जी कैश के, लगाएं 5 मिनट जल्दी से, कोशिश करें, सोचें, दिमाग पर जोर डालेंगे तो कैश के जल्दी से बना पाएंगे। क्या करने के लिए? क्रॉस मैच, क्रॉस वेरीफाई, रिकनसाइल।
अच्छा मेरी बात सुने, सोचते हैं आप ऑडिटर हैं और आप गए हैं कैश वेरीफाई करने के लिए। स्टेप 1 क्या होगा आपका? आपने वेरीफाई करनी है एग्जिस्टेंस, कैश मौजूद है या नहीं, क्या करेंगे आप? फिजिकली काउंट करेंगे जितने तमाम बैंक्स हैं। सबसे पहले आप क्लाइंट से मांगेंगे लिस्ट, अन्य आवाज आके काउंटिंग स्टार्ट नहीं कर देनी। सबसे पहले क्या डिमांड करेंगे क्लाइंट से? लिस्ट। उनसे पूछेंगे कि भाई बताएं आपका कैश कहाँ कहाँ पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ है, हमें लिख के दें। दिस इज बेसिकली रिटन रिप्रेजेंटेशन टेकन फ्रॉम क्लाइंट, उसने आपको दे दी। अब अगर तो ये होते फिक्स एसेट्स तो मैं कहता सैम्पल बेसिस पे कर लूँ, मगर कैश के केस में मैंने क्या करना है, मैंने अपनी 100% अश्योरेंस लेवल को अचीव करना है। तो साइमल्टेनियसली हर जगह के ऊपर कैश काउंटिंग करवानी है। एक चीज़ एग्जिस्टेंस कैसे वेरीफाई करूँगा, जाऊँगा फिज़िकली इंस्पेक्ट करूँगा कि वो कैश उतना मौजूद है या नहीं। तो मुझे नज़र आ रहा है कि जनाब कैश मौजूद है, कितना है ये नहीं पता, नज़र आ रहा है कि कैश मौजूद है, एग्जिस्ट करता है। अब उसको मैं काउंटिंग स्टार्ट करूँगा। जब काउंट कर लूँगा तो इस काउंटिंग से ही दो बातें साबित हो जाएंगी, कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन। कंप्लीटनेस और वैल्यूएशन। और काउंट करके मैंने जो एग्जिस्टेंस के नाम पे कहा था ना कि कैश मौजूद है, अब मैं ये भी बता सकता हूँ कि मेरा कैश कितना मौजूद है। सर एक सवाल, सर अगर बैंक वाले को हमें जाके ये तो नहीं कहेंगे ये भी लोकल खोले? हाँ जी, बैंक तो नहीं करेगा। हाँ जी, मतलब ये तो फिर हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन से भी ले सकते हैं, तो इतने प्रोसीजर की मैं तो कैश की बात कर रहा हूँ, मैं बैंक की बात कब कर रहा हूँ आपसे? बैंक वालों को कॉल करके पूछ लेते हैं कि इनका बैलेंस मैं पेटी कैश की बात कर रहा हूँ दोस्त, पेटी कैश की बात कर रहा हूँ। ओह सॉरी, स्टूडेंट्स फेल टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। खैर वापस आते हैं। तो एग्जिस्टेंस क्या है? कैश काउंट, कैश काउंट, कैश काउंट। एक काम करके तीन बातें वेरीफाई हो सकती हैं, एग्जिस्टेंस भी, कंप्लीटनेस भी, एक्यूरेसी। फिर ये कैश कंपनी का है या नहीं है, ये साबित हो सकता है कि कंपनी उस कैश की कितनी ज़्यादा हिफाजत कर रही है, क्या प्रॉपर लॉक एंड की मॉडल यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर ये कैश सही अकाउंट में जा रहा है नहीं जा रहा, कोई अनयूजुअल एंट्रीज तो नहीं हो रही हैं, ये वेरीफाई कर देगा मेरा प्रेजेंटेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो कहानी की मद में जब भी आप इस चीज़ को सोचना शुरू करेंगे, किस मद में? कहानी की मद में जब भी आप इस चीज़ को सोचना स्टार्ट करेंगे, ये प्रोसीजर्स अपने आप बनते जाएंगे। कहानी चले, नॉन करंट लायबिलिटी की कौन सी होती है? लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन किससे लूँ? बैंक से लूँ। तो अगर मैंने बैंक से लॉन्ग टर्म लोन लेना है तो मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये कहाँ पे लिखा आ रहा होगा? कहाँ पे लिखा आ रहा होगा? नॉन करंट लायबिलिटी में। तो अब मुझे देखना है कि वो लॉन्ग टर्म लोन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो एग्जिस्टेंस के लिए, किसके लिए? एग्जिस्टेंस के लिए, कि ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, मेरा राब्ता किससे होगा? बैंक से। बैंक से मैं बैंक से पूछूंगा कि भाई क्या वाकई में इन्होंने आपसे लोन लिया है या नहीं लिया। बैंक कहेगा हाँ जी इन्होंने मुझसे लोन लिया है। बैंक से जो कंफर्मेशन आ रही है मेरी क्या वेरीफाई हो रही है? एग्जिस्टेंस। अगला सवाल जो बैंक से करूँगा कि जनाब कितना लोन लिया है, कौन कौन सा लोन लिया है, कौन सा एसेट गिरवी रखवा के लोन लिया, ये कंप्लीटनेस। फिर मैनेजमेंट से पहले पूछूंगा आप मुझे लिस्ट प्रोवाइड करें ना कि आपने कौन सा लोन लिया है, किस तरह का लोन लिया है, कितने लोन लिए हुए हैं, कहाँ कहाँ से लोन लिए हुए हैं। फिर उन बैंक से कंफर्म कर लूँगा कि क्या वाकई में इतने लोन मौजूद हैं या नहीं हैं, इनके अगेंस्ट कौन कौन से एसेट इन्होंने रखवाए हुए हैं। फिर इस चीज़ को मज़ीद वेरीफाई करने के लिए मैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग पढ़ सकता हूँ,
लॉयर से पूछ सकता हूँ कि भाई बताओ इसके अलावा और कौन कौन से बैंक के साथ आपकी ट्रांजैक्शंस हुई हुई हैं, शायद कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया हो मगर हमसे छुपाया जा रहा हो। तो अगर लिया होगा तो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट पेमेंट भी की जा रही होगी, तो सब्सिक्वेंट टू ईयर एंड अगर कोई पेमेंट हो रही है तो उस पेमेंट से रिवर्स वर्किंग करते हुए मैं आइडिया लगा सकता हूँ कि क्या यहाँ से भी लोन लिया हुआ या नहीं लिया हुआ। उनका इंटरेस्ट ज़्यादा है और वो हमें कह रहे हैं कि हमने कोई लोन नहीं लिया। हाँ, अगर उनका इंटरेस्ट एक्सपेंस ज़्यादा है तो मुझे स्केप्टिक होना पड़ेगा कि भाई कितना पैसा आप बाहर दे रहे हो, किस मद में दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, इसके पीछे कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ होगा। अच्छा, कंप्लीटनेस जो उन्होंने लिस्ट दी है वो कंप्लीट है या नहीं है। फिर ये लोन मेरा ही है, ये कहाँ में नज़र आ रहा होगा, मेरे बैंक स्टेटमेंट के अंदर भी, कि हमने इतना पैसा इस बैंक से उधार के तौर पे पकड़ा है। यहाँ पे मेरी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को वेरिफिकेशन मिल रही होगी। फिर क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन, लॉन्ग टर्म लोन का एक हिस्सा हमेशा किस में जाएगा, करंट में। तो क्या वो हिस्सा ठीक से क्लासीफाई हुआ है या नहीं हुआ, उसके डिस्क्लोजर्स प्रॉपर्ली आ रहे हैं या नहीं आ रहे। गिनती की 7-8 बातें, एक दफ़ा इसको रीड कीजिएगा। जुल्करनैन भाई इसको जूम कीजिएगा, जुल्करनैन इसको जूम कीजिएगा। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है, आपके दिमाग में एक सवाल आएगा अभी कि सर ये तो सीक्वेंस में नहीं आ रहे असर्शंस, तो ये कतई ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंस में हो, आप इसके सीक्वेंस छेड़ सकते हैं। मगर अच्छी बात क्या है कि आप एग्जिस्टेंस से स्टार्ट करें और कहाँ तक जाएं। हाँ, बट जब आप प्रो हो जाएं तो आप प्रो बनने के बाद इसके सीक्वेंस को छेड़ सकते हैं। एक दफ़ा इसको तसल्ली से रीड कर लें, फिर एक अगली बात कराता हूँ आपको। पहले इसको रीड कर लो तसल्ली से, फिर बात करता हूँ। एक एक पॉइंट रीड करना है प्लीज़। ये किताब से थोड़ा हट के दिए हुए हैं, किताब में थोड़े से चेंज लिखे हुए हैं, यहाँ पे चेंज लिखे हुए हैं, ये थोड़े से ज़्यादा डिटेल्ड है। हाँ जी, कोई मसला, कोई पॉइंट, कोई चीज़, कोई कन्फ्यूजन, बताएं बताएं बताएं। एनीथिंग यू वांट टू क्लैरिफाई, एनी पॉइंट यू वांट मी टू एक्सप्लेन फर्दर, प्लीज़ टेल मी। देखिए, आप पूछेंगे तो शायद ऑनलाइन वाले बच्चों का भी फ़ायदा हो जाए, जिन्होंने बाद में पता नहीं कब रिकॉर्डिंग सुननी है। आर्थमेटिक कैलकुलेशन में कोई मसला ना हो, प्लस माइनस के अंदर सिंपल जो हमारे बोर्ड मास का रूल है वो ठीक से यूज़ हो रहा हो। तो सर एक क्वेश्चन बताएं। सर अगर जो है एक ऑडिट प्रोसीजर या फिर सब्सटैंटिव प्रोसीजर, सर वो अगर एक से ज़्यादा असर्शंस को हिट कर रहा हो, हाँ जी, हेडिंग वाइज हम लिख रहे हैं, तो आप एक प्रोसीजर को 3 दफ़ा भी लिख सकते हैं। ठीक है, बट हेडिंग के अंदर हाँ, लिख सकते हैं। बस बताना ये है साथ उसके कि हम इससे फ़लाँ 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 भी वेरीफाई कर सकते हैं। तो जो बैंक का जवाब आएगा उसमें अमाउंट भी होगी,
उसमें राइट भी आ जाएगा। तो आप एक पॉइंट 3 जगह पे क्लासीफाई कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको देता हूँ एक काम, मुझे आपने बना के दें, अभी आप दोस्त मुझे बना के देंगे ट्रेड पेबल्स के, क्रेडिटर्स के। योर टाइम ऑफ 5 मिनट स्टार्ट नाउ। ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स। आपके पास पूरे 5 मिनट। करंट लायबिलिटी में तो ट्रेड क्रेडिटर्स, सबसे पहली असर्शन क्या बनेगी? एग्जिस्टेंस। क्या बनेगी दोस्त? एग्जिस्टेंस, कि ये बंदा एग्जिस्ट करता है। अब ज़रा सोचें, जैसे डेटर से कंफर्मेशन ली थी खत बेच के, वैसे ही इसकी एग्जिस्टेंस की भी कंफर्मेशन भेज के वो ली जा सकती है। फिर जब वो आपको अमाउंट बताएगा तो उस अमाउंट से क्या वेरीफाई कर सकते हैं? कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन, एक्यूरेसी, अमाउंट एक्यूरेट आ रही है या नहीं आ रही। ऑब्लिगेशन भी वेरीफाई होती है कि वाकई में इसको पैसे हमने देने हैं। और मैनेजमेंट के पास क्या होगी? लिस्ट। तो ये देखें, obtain a list of individual suppliers at the year end to verify arithmetical accuracy and agree to the general ledger and the financial statements। आपने पहले क्या किया? मैनेजमेंट से कहा मुझे लिस्ट दो, मैनेजमेंट ने आपको लिस्ट दी। सबसे पहले आपने उस लिस्ट पे काम करना है कि वो लिस्ट कंप्लीट है या नहीं है। उस लिस्ट में जो बैलेंसेस आ रहे हैं वो बैलेंसेस कंप्लीट हैं या नहीं है, उसमें कोई अर्थमेटिकल प्रॉब्लम तो नहीं। रिकंसिलिएशन देखें, जब भी रिकंसाइल का वर्ड आएगा तो क्या वेरीफाई करना है? कंप्लीटनेस। रिकंसाइल टोटल ऑफ द लिस्ट विद द ट्रेड पेबल्स अकाउंट, उस लिस्ट का टोटल पकड़े और लेजर का टोटल पकड़े, देखिए दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर डिफरेंस आ रहा है तो या लेजर में प्रॉब्लम है या लिस्ट में, और टिपिकली प्रॉब्लम लिस्ट में होगी। जी, बचपन में आपने कंट्रोल अकाउंट पढ़े होंगे, पढ़े थे बचपन में? वो कहता मैं तभी पैदा हूँ। ऑब्टेन सप्लायर स्टेटमेंट, वहाँ से मंगवाई, एंड रिकंसाइल द लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल, हो गया। इंस्पेक्ट आफ्टर डेट पेमेंट्स, कभी कभी हम पेमेंट करते हैं आफ्टर डेट, किसको करते हैं नहीं पता चलता। तो अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ ईयर एंड के बाद, तो या तो मैं बैंक का कर्जा उतार सकता हूँ या मैं किसी की क्रेडिट की पेमेंट कर रहा हूँ। तो अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ और जिसको कर रहा हूँ उसका नाम उस लिस्ट में नहीं है, फिर उस लिस्ट में कंप्लीटनेस गायब थी। और अगर मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो मैं पेमेंट किसको कर रहा हूँ, इसको उस लिस्ट में डाल के मैं मज़ीद क्या वेरीफाई कर लूँगा? कंप्लीटनेस। फिर इंस्पेक्ट इनवॉइसेस आफ्टर द ईयर एंड, इससे भी क्या बन जाएगी? कंप्लीटनेस। एक दफ़ा इसको भी रीड कीजिएगा। जितना अच्छा सोचते जाएंगे कहानी उतनी ही अच्छी बनती जाएगी। इट्स ऑल इन योर माइंड, लिटरली ऑल इन योर माइंड। जूम कर दूं? अब पढ़े ज़रा। हाँ जी कर सकते हैं, ज़रा इसको देखें। ये अब पढ़े 7, 8, 9। Select a
sample of goods received notes immediately before the year end and follow through the suppliers account, और क्या मतलब, क्या मतलब, जैसे ईयर एंड हो उसकी लास्ट गुड्स रिसीव्ड नोट्स, ये कौन से नोट्स होते हैं, जो सामान आया है, जो सामान आया, अगर तो सामान आया है ईयर एंड के आसपास, इसका मतलब है कि अगला बंदा आपका क्या बन रहा है, क्रेडिटर बन रहा है। नीचे आए, पेबल्स का बैलेंसेस थ्रू सर्कुलेशन, और नीचे इंस्पेक्ट द लिस्ट ऑफ इंडिविजुअल सप्लायर्स फॉर एनी डेबिट बैलेंस। ये कौन सा बैलेंस होता है, एडवांस वाला, जो रिटर्न पे आता है या नॉर्मली एडवांसेस पे आ रहा होता है। अच्छा, एक्रूवल्स के बारे में क्या ख्याल है आपका? सर एक जी जी बताएं। सर अगर यही अगर ट्रेड पेएबल या इसी को रिवर्स कर देंगे, अगर रिलेट करने हो रिलेटेड पार्टी, तो आरपी के अपने हैं जो कि आरपी के स्टैंडर्ड ने दिए हुए हैं, वो वही वाले यूज़ होंगे। अच्छा मुझे बताइए, अक्रूवल्स के बना सकते हैं? अक्रूवल्स होते क्या हैं? अक्रूवल्स एक्सपेंस इनकर हो गया बट अभी पे नहीं हुआ। एक दफ़ा इसको रीड कर दे, मैं बताता हूँ। सर ये लिस्ट लिखा होता है, लिस्ट ऑफ अक्रूव्स को रजिस्टर भी कर सकते हैं कि रजिस्टर ऑफ अक्रूव्स। नॉर्मली हम लिस्ट ही मांगते हैं मैनेजमेंट से, रजिस्टर सिर्फ हम नॉन करंट में यूज़ करते हैं, तो मैनेजमेंट ने लिस्टें ही बनाई होती हैं। ऑल्दो वो लिस्ट निकलती उसी रजिस्टर से ही है, मगर हम वर्ड जो नॉर्मली यूज़ करते हैं वो लिस्ट का यूज़ करते हैं। हाँ जी, ऑब्टेन द लिस्ट ऑफ एक्रूवल्स। देखिए हर एरिया में आप सबसे पहले क्या मांगते हैं आके, लिस्ट फ्रॉम द क्लाइंट, कास्ट इट टू कंफर्म मैथमेटिकल एक्यूरेसी। जब भी लिस्ट लेंगे सबसे पहले क्या वेरीफाई करना है कि वो लिस्ट ठीक है या नहीं, और कैसे वेरीफाई करेंगे कि दूसरे लेजर से एग्री कर रही है या नहीं कर रही। रीकैलकुलेट द सैंपल ऑफ एक्रूड कॉस्ट बाय रेफरेंस टू कॉन्ट्रैक्ट। इस लिस्ट में से फिर आप क्या लेंगे, सैंपल, उसको वेरीफाई करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी इनवॉइसेस हैं वो वेरीफाई कर लेंगे, कस्टमर से पूछ लेंगे, क्रेडिटर से पूछ लेंगे, और उसकी वैल्यूएशन देख लेंगे कि वो अमाउंट ठीक से आ रही है या नहीं आ रही। एंड द लास्ट वन इज पिछले साल के एक्रूवल्स और इस साल के एक्रूवल्स। अगर तो इस साल के एक्रूवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो हमें ये काम करने के लिए क्या करना होगा, एनालिटिकल के थ्रू वर्किंग करनी पड़ सकती है। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट के मैं अपलोड कर दूंगा इसका पार्ट 2 बना के, तो उस पे जाने से पहले आपने एक काम ज़रूर करना है, पहले खुद करने हैं। किस किस के? सेल है, परचेज़ है, पेरोल है और कॉस्ट ऑफ सेल्स है। तो एक दफ़ा पहले वो आपने खुद से करने हैं, और उसके बाद आपने उसका दूसरा वाला वर्जन देखना है। डन हो जाएगा। कल कंट्रोल्स के साथ मुलाकात करते हैं।